अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के रॉयल फैमिली नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के बेटे की शादी के चर्चे खूब हैं। और एक तो ये कि इतनी धूमधाम से शादी हुई, जबकि ये इसकी पहली नहीं दूसरी शादी थी। अभी पिछले साल इसकी एक शादी 1-2 हफ्तों में ही नाकाम हो गई, और वो भी एक पॉलिटिशियन की बेटी थी जिसने बाद में ये बताया कि मरियम कितनी ख़तरनाक औरत है, और मरियम मेरे ख़िलाफ़ जुनैद को, अपने बेटे को भड़काती रहती थी और हमारा घर नहीं चलने दिया वगैरह वगैरह। मरियम रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी। और ऐसे लोग जो बाप की दौलत पे और मान करते हैं, जिनकी अपनी पर्सनल कोई क्वालिटी नहीं होती, वो बड़े एरोगेंट होते हैं, बड़े बदतमीज़ होते हैं। और अब ये शादी, याद रहे कि मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब है और उसका चाचा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। उनका आधा ख़ानदान सरकारी पोस्टों पे है। इसकी मरियम की बहन का ससुर इसाक डार डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। कई कज़न्स मिनिस्ट्रियों में हैं। बाकी फ़ायदे जो उठा रहे हैं वो अलग सारे कारोबार में। आप जहाँ देखेंगे शहबाज शरीफ जाता है, इसके बेटे इसके साथ होते हैं। किस हैसियत में जाते हैं भाई? या तो ये है कि छोटे बच्चे तो हैं नहीं। बहरहाल, शादी में खाने का जो मेन्यू था वो इतना लंबा था, जबकि मरियम ने एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब में सख्ती रखी है। इसका ये कानून बनाया है इसने कि पंजाब में शादी में 1 डिश होनी चाहिए मेन्यू में, शादी के खाने में। इसने लास्ट अभी 6 दिसंबर पिछले महीने इसने ये ट्वीट की थी कि पंजाब में 1 डिश की खिलाफ वर्जी करने पे क्रैक डाउन का फैसला किया गया है। जबकि अपने बेटे की शादी में इसने इतना लंबा मेन्यू, और मतलब इतनी आइटम थी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, दूसरों को भाषण और खुद। दूसरा, शादी एक मिसाल है, अंबानी साहब के बेटे की शादी होती है, अदानी साहब के बेटे की शादी होती है, फलां बिलियनर की। वो बिजनेसमैन है, माल बनाया है इन्होंने, अपना लीगल तरीके से कमाया है, उनको हक है। एक तो तुम लोग करप्शन की पैदावार हो, दूसरों सरकार में हो। क्या तुम लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हो इस तरह के फजूल इतने लंबे चौड़े हिसाब किताब में? इसके अलावा एक और जो क्रिटिसिज्म आई है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारत का बाइकॉट, भारत को हम एयर स्पेस नहीं देंगे, भारत से ये करेंगे वो करेंगे, जबकि दुल्हन जो थी उसके सारे ड्रेसेस भारत के डिज़ाइनर्स ने मतलब बेचे थे। तो आप भारत से ख़रीदारी कर रहे हो, तो आप हर लिहाज से इस शादी में क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? ये जो मौलवी है अंसार अब्बासी, जो कि जर्नलिस्ट के रूप में एक मौलवी है, उसने भी बड़ी कड़ी तनकीद की। इसने कहा कि जुनैद की शादी की जो सेरेमनीज थी, उनकी पिक्चर्स, फिर खाने के मेन्यू, ये सब देख के ये पता चला कि 1 डिश की पाबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। ये सिर्फ एक शादी की सेरेमनी नहीं थी, बल्कि ये एक उसूल, एक मिसाल और एक सोच का है। पंजाब हुकूमत खुद 1 डिश की पाबंदी पर जोर देती है। आम शहरियों के शादी वाले हॉल पे छापे मार के शादियाँ रुकवाई जाती हैं। दूल्हे को, ससुर को, फलां को, ढुमका को उठा के ले जाते हैं। यहाँ पे कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। एक और चीज़ इस शादी में हमें जो पता चली, ये मरियम औरंगज़ेब मरियम नवाज़ के ख़ानदान की नर्स थी एक ज़माने में। इसने मरियम नवाज़ की दादी यानी नवाज शरीफ की माँ की
बीमारी में बहुत खिदमत की थी, और फिर मरियम नवाज़ की माँ की यानी नवाज़ शरीफ की बीवी की बहुत खिदमत की थी। उससे खुश होके इसको, जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो इसको मिनिस्ट्री दे दी थी। भाई बड़े लोगों की वाह वाह भाई, अपनी जेब से तो कुछ देना नहीं है ना, सरकार आपके बाप की है, सरकार में आप जो दें, जिसको चाहे आप मिनिस्टर बना दें। वो मिनिस्टर बनी, और मरियम औरंगज़ेब क्या क्वालिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, ये सब एक साइड पे। इस शादी में मरियम औरंगज़ेब जब आई तो लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया, इसलिए कि ये राइट पे जो ब्लू दुपट्टे के साथ है ये मरियम औरंगज़ेब आज से कुछ महीने पहले थी, और अब लेफ्ट पे जो है ये शादी में आई तो ऐसी थी। झुर्रियाँ ख़त्म, मोटापा ख़त्म, पूरी स्किन चेंज हो गई। और ये जो बीच की तस्वीर है, ये डॉक्टर कहा जा रहा है कि ये है डॉक्टर जवेरिया आतिफ दुबई में, जिसने मरियम औरंगज़ेब का ये सारा नक्शा चेंज किया है। अगेन बॉलीवुड में भी कई लोग सर्जरियां कराते हैं, प्लास्टिक सर्जरियां कराते हैं। हर आदमी को इख्तियार है कि अपनी बॉडी के लिए जो चाहे करे। मुझे अच्छा लगे ना लगे मेरा मसला नहीं है, हर आदमी का इंडिविजुअल एक्ट है। देखें, मेरे बाल सफ़ेद हैं। जब मेरी शादी हुई तो मैं 35 साल का था, तो मेरे 2-4 बाल सफ़ेद थे। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप शादी में कम से कम, पहले मुझे समझाती रही बाल काले कराओ। मैंने कहा नहीं, शादी के लिए मैंने उसकी ज़िद के आगे एक बार ज़िंदगी में बाल काले कराए। जो जैसा है सही है भाई। और लोग टैटू करते हैं, पियर्सिंग करते हैं, मुझे एतराज़ नहीं है किसी चीज़ पे। आपकी अपनी बॉडी है, आप जैसा चाहे करें, आपका अपना हक है। यहाँ पे मैं मरियम औरंगज़ेब के बारे में भी कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। भाई आपने हराम का इतना माल कमाया है, आपको हक है, आप करें। लेकिन इसकी माँ से जब सवाल किया रिपोर्टर्स ने, तो उसने कहा नहीं नहीं ये सब झूठ है, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई, सिर्फ 2 महीने से डाइटिंग कर रही थी तो ये हो गया। तो मैं हैरान हूँ कि डाइटिंग से इतने रिज़ल्ट आते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कई कई साल से डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आए। बहरहाल ये एक शादी में कई चीज़ें ऑब्जेक्शन वाली थी, जैसे दूल्हे का बाप यानी मरियम का शौहर कहीं एक आम मेहमान की तरह नज़र आया। शादी के कार्ड पे भी दूल्हे के बाप का नाम ही नहीं है। मरियम ही मरियम थी, बाकी नवाज शरीफ था। और यह है कि नवाज शरीफ के बेटे यानी मरियम के भाई थे, सब कुछ थे, लेकिन दूल्हे का बाप बेचारा, घर जवाई तो होता है कि घर जवाई से भी गया गुजरा है। तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों, अभी बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में जो हो रही है उसमें एक वाक़या हुआ कि एक किंग कोहली है, भारत में क्रिकेटर किंग कोहली है, इसके जवाब में पाकिस्तान ने किंग बाबर बनाया हुआ है। तो एक ज़माना था कि कोई हम चीज़ खरीदते थे ना, तो जापान की चीज़ होती थी, कैमरा एक मिसाल है, तो जापान का होता था वो 1,000 रुपये का होता था, तो चाइना का वही कैमरा 500 रुपये का, क्योंकि वो डुप्लीकेट होती थी, फारिक किस्म की क्वालिटी। तो वैसे ही बाबर कोहली की कॉपी है, चीप कॉपी। इसको पाकिस्तानी बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और इसको जलील जितना हो रहा है ना, ये मुझे बड़ी खुशी होती है। एक तो ये कि लाहौर का है इसलिए इसको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, क्वालिटी वाइज ज़ीरो है। स्पेशली आप बात करें तो पिछले 3-4 साल से तो हम देख रहे हैं कि ये हर टेस्ट हो, वनडे हो, 20 हो, तो अभी BBL खेलने गया था ऑस्ट्रेलिया, पूरी BBL में 3 पाकिस्तान के स्टार, पाकिस्तानी बुमराह यानी शाहीन आफरीदी, पाकिस्तानी धोनी रिजवान, और पाकिस्तानी कोहली बाबर, तीनों के चर्चे थे कि BBL को फतह करके आएंगे। तो शाहीन आफरीदी तो दूसरे मैच से ही फारिग हो गया, पहले मैच में ही इसको 2.4 आवर्स में इसको एम्पायर ने हटा दिया कि तुम बम बॉलिंग करा रहे हो और बीम मुसलसल मार रहे हो अबव वेस्ट। और उस वक्त तक मेरा ख्याल है इसने 30-40 रन दे दिए थे 2-2.5 ओवर में। रिजवान
बीबीएल में सबसे स्लोएस्ट बैट्समैन साबित हुआ है। नंबर 2 पे बाबर आजम है। स्टीव स्मिथ के साथ बाबर आजम बैटिंग कर रहा था तो 47 पे तो 3 बॉल डॉट खेली, चौथी बॉल पे सिंगल लेने के लिए बॉल गई दूर, तो सिंगल के लिए तो स्मिथ ने मना कर दिया कि मैं सिंगल नहीं ले रहा भाई, क्योंकि अगला ओवर तुम फिर रुक टुक 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 करोगे, अब आखिरी ओवर चल रहे हैं, मुझे स्पीड में खेलना है। और अगले ओवर में स्मिथ ने 32 रन बनाए। इससे अगले ओवर की पहली बॉल पे बाबर भाई आउट हो गए और फिर गुस्से से बाउंड्री लाइन पे बैट पछाड़ रहे हैं कि इनको इतना गुस्सा आ रहा था बाबर साहब को। उस मैच में बाबर ने मेरा ख्याल है 40 बॉलों पे 47 किए और स्मिथ ने तकरीबन 40 बॉलों पे 102 रन किए। इससे अगले मैच में बाबर 0 पे आउट हो गए। तो इंजमाम ने कहा कि स्मिथ ने बहुत अच्छा किया बाबर के साथ, इसलिए कि बाबर के अंदर का एंग्री मैन जाग उठेगा। नॉर्मली वर्ड यूज किया था कि ही हैज अनलीश द एंग्री वर्जन ऑफ बाबर। और ये हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में बाबर का नया रूप मिलेगा। वैसे अनलीश्ड होता है ना, इंग्लिश में वर्ड कुत्ते के लिए यूज होता है कि आप कुत्ते का पट्टा खोलते हैं तो अनलीश करते हैं। तो इसने इंजमाम को तो जाहिल को तो पता है नहीं, तो अनलीश कर दिया बाबर को। और ऐसा अनलीश हुआ कि अगले मैच में दूसरी बॉल पे 0 पे आउट हो गया। अजीज दोस्तों, भारत के एक शशि थरूर साहब हैं, मुझे कई चीज़ों में बहुत अच्छे लगते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं पिछले कुछ साल से देख रहा हूँ। इन्होंने अभी कहा कि फॉरेन पॉलिसी है ना, वो ना बीजेपी की होती है ना कांग्रेस की होती है, वो भारत कंट्री की होती है। तो अगर राजनीति में प्राइम मिनिस्टर की किसी पॉलिसी के नाकाम होने पे या कमज़ोर होने पे जो लोग खुशी मनाते हैं ना, वो एक्चुअली भारत की नाकामी या भारत की कमज़ोरी पे खुशी मना रहे होते हैं। बड़ी अच्छी चमाट मारी है शशि थरूर साहब ने उन भारत के पॉलिटिशियंस को जो हर चीज़ में बीजेपी विरोध में, मोदी विरोध में, भारत विरोध कर जाते हैं। अजीज दोस्तों, AR रहमान साहब, I said, okay, let me learn Hindi. I'll go one step further. Let me learn Urdu, because which is the mother of Hindi music in 60s, 70s, I would say. So then I was learning Arabic. So Arabic and Urdu were very similar in the pronunciation. Khan, Khan, all this stuff. Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. People who are not creative have the power now to decide things. And might have been a communal thing also. But not in my face, but I hear, like Chinese whispers, that this happened and they booked you, and the other company, the music company, went and funded the movie and got their 5 composers. And I said, oh, that's great. Rest for me. I mean, you've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. I think it cashed on the divisiveness, but I think the core of it is to show the bravery, because the director, I told him, like, why do you need me for this? He said, we need only you for this. So I think it had a very, and it is an enjoyable finish, but definitely I think people are smarter than that. Whatever, do you think people are going to get influenced by movies? They have something called internal conscience, which knows what the truth is and what manipulation is. My problem with a film like that is that when every time a negative act is taking place on screen and the character is chanting Subhanallah, Mashallah, Alhamdulillah. That's such a cliche, no? But it exists in that film and in other films, not just that film. I'm just saying, I have great respect for people. People are not that foolish to get influenced by false information. So I have great faith in humanity. इन्होंने अभी जो ये इंटरव्यू दिया, इसमें शिकवा क्या उर्दू बॉलीवुड में सुप्रीम होती थी और अब पिछले काफ़ी अरसे से उर्दू कमज़ोर कर दी गई है, हिंदी मजबूत कर दी गई है और मुझे इसलिए काम नहीं मिल रहा कि मैं मुसलमान हूँ। पूरे भारत में इस पे बड़ा सख्ती से जवाब दिया गया। मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि पहली बात तो ये कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो।
वैसे तो भारत, पाकिस्तान, इंडिया के सारे मुसलमान कन्वर्टेड ही हैं, लेकिन तुम रिसेंट कन्वर्टेड हो, क्योंकि तुम तो पैदा हुए थे हिंदू, और तुमने तो बड़ी उम्र में आके तुम मुसलमान हुए, और तुम ऐसे मुसलमान हुए हो कि तुम्हारी माँ ने एक गाने लिखने वाले हिंदू को घर में इसलिए नहीं घुसने दिया कि उसने माथे पे तिलक लगाया था। वो कहा था ना, वीर सावरकर जी ने कहा था, या पता नहीं किसने कहा था, कि एक हिंदू जब मुसलमान हो जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि एक मुसलमान ज़्यादा हो गया, बल्कि ऐसा हो गया कि एक हिंदू दुश्मन ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये जो कन्वर्ट होते हैं ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, मतलब यू नेम इट, एक लंबी लिस्ट है, भारत की बॉलीवुड में राज कर रहे हैं, लेकिन इनको मुसलमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा। वैसे राम गोपाल वर्मा जी का मुझे आज एक इंटरव्यू मैंने देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि AR रहमान ज़्यादातर इधर उधर की म्यूज़िक को सुन के उसमें थोड़ा चेंज करके अपनी इनकी कोई क्वालिटी नहीं होती, और ज़्यादातर इन्होंने ली होती हैं। मेरी एक फ़िल्म के लिए मैंने इनको गाने म्यूज़िक कंपोज करने के लिए कहा, तो मुझे बाद में पता चला कि किसी एक और साहब ने अपनी ट्यून दी इसको, तो उसने अपने नाम से दे दी, और खैर वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एज ए मुसलमान काम नहीं मिलना, ये बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि तुम्हें सारा काम उस वक्त से मिला है जब से तुम मुसलमान थे। तुम्हें जितनी फेम मिली, जितना कुछ किया, और तुम्हारा ये शिकवा कि उर्दू की जगह हिंदी ने ले ली, तो उर्दू भारत की ज़बान नहीं है, उर्दू इन्वेडर्स की ज़बान है। ये ऐसा ही है जैसे इंग्लिश भी इन्वेडर्स की ज़बान है। तो कल को तुम कहो कि भारत में इंग्लिश की जगह हिंदी ने ले ली, ये शिकवा, मुझे समझ नहीं आती कि किस मुंह से ये शिकवा कर रहे हो। उर्दू इन्वेडर्स की ज़बान थी, वो ब्रूटल इन्वेडर्स की ज़बान थी, क्योंकि वो पर्शियन स्पीकिंग सेंट्रल एशिया से और अफ़गानिस्तान से आते थे, ईरान से नादिर शाह आता था, और मुग़ल आए, मेन तो मुग़ल लाए हैं उर्दू। तो तुम्हें तो शिकवा ये होना चाहिए कि बॉलीवुड में उर्दू क्यों राज कर रही थी, हिंदी क्यों नहीं, अगर एज एन इंडियन तुम सोचते तो। लेकिन नहीं, बदकिस्मती है कि तुम लोगों के जहन में मज़हब ने इतना जहर, इतनी गंदगी भर दी है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि बड़ा शोर हो रहा था पाकिस्तान में कि देखो हमारे पास एटम बम है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे यहाँ आए, वरना वेनेजुएला में घुस के इन्होंने, एक हेलीकॉप्टर जाता है और प्रेसिडेंट को उठा के ले आता है। किसी की मजाल है जो हमारे देश में आए। हमारे लोग वेनेजुएला पे परेशान है, मैं तफसील में नहीं जाता, अकलमंद को इशारा काफ़ी है। हम कहते कुछ थे, करते कुछ थे। हमारे मुल्क के साथ ये वेनेजुएला से पहले हुआ, 2 हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी के परखचे उड़ा दिए, सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर। HME मुल्क, बेहतरीन फौज, 25 करोड़ इंसान, हम सब घरों में बैठे हुए थे, 2 हेलीकॉप्टर आए। चूंकि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो मानते नहीं। नतीजा क्या हुआ, वेनेजुएला में तो फिर भी बड़ी फौज गई, फलाना गई, हमारी सॉवरेनिटी 2 हेलीकॉप्टरों ने बर्बाद आए, यहाँ चकराए, एक हेलीकॉप्टर को आग लगी, हम घर में दबके पीछे रहे। इस तरह नहीं होगा। लेट अस ट्रस्ट आवर पीपल। आए हम अपने उस पर, अफगानिस्तान, ईरान, हमारा खित्ता जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारा खित्ता मुश्किल में है, सख्त मुश्किल में। बाज़ ताकतें चाहती हैं कि बाज़ ताकतों के साथ पंज आजमाई करें, उनको मैदान जंग नहीं मिल रहा। वो तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, महमूद खान अचकज़ई, इन्होंने कहा कि भाई साहब वेनेजुएला में तो आज हुआ है, हम एटम बम वाले कंट्री के अंदर भी 2 हेलीकॉप्टर आए थे, और हमारे कंट्री से एक आदमी उसामा बिन लादेन को उठा के ले गए थे। वेनेजुएला फिर छोटा है, पाकिस्तान तो 25 करोड़ का देश है, आपके पास इतना मिलिट्री बजट, इतनी आर्मी है, तो आप किस मुंह से कह रहे हो आज अमेरिका फैसला करे तो आपके मुल्क में कुछ भी कर सकता है। वो करता रहा है। मैंने रेवन डेविस की आपको बताया था कि किस तरह एक CIA का कॉन्ट्रैक्टर था जो कि लाहौर में कत्ल किया, और किस तरह उसको पाकिस्तान की ISI खुद छुड़ा के लेके गई और अमेरिका को वापस भेजा उसको। अजीज दोस्तों, अभी पासपोर्ट्स की रैंकिंग आई है, उसमें पाकिस्तान पहले 126वें नंबर पे था, 98वें नंबर पे आ गया। होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी आसिम मुनीर का
पता नहीं साला है कि दलाल है कि क्या है। कह रहे देखें कामयाबी देखें, 126 में से हम 98 नंबर पे आ गए। अबे जो रैंकिंग लेटेस्ट आई है वो 101 मुल्कों की है, उसमें तुम 98 नंबर पे आए हो। नीचे से तीसरे पे हो, पहले नीचे से चौथे पे थे, अब नीचे से तीसरे पे आए हो। कोई तरक्की नहीं की है। आपको याद होगा कि 2025 में पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 दफ़ा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। एक मरतबा तो जो मई 2025 में पाक भारत जंग थी उसमें सीज़ फायर करवाने के बाद उनको नॉमिनेट किया था, और फिर दूसरी मरतबा शर्मुल शेख में जब गज़ा में सीज़ फायर का ऐलान किया गया था, तो उसके बाद भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनको नॉमिनेट किया, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे बयान दिए जिससे ऐसे लग रहा था कि वो पाकिस्तान के बड़े दोस्त हैं और पाकिस्तान के बहुत करीब हैं। यकीनन उनके दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी आई है, लेकिन अब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिसकी वजह से बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो अमेरिका की तरफ से जिन ममालिक को इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस के में से निकाल दिया गया है उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। 175 ममालिक हैं, उसमें इंडिया शामिल नहीं है लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल है। तो इस पर जो BBC है उसने एक सवाल उठाया है। BBC ने सवाल ये उठाया, और BBC उर्दू सर्विस ने एक आर्टिकल में जो हेडलाइन लगाई है वो ये कह रहे हैं 75 ममालिक के लिए अमरीकी इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल, ताल्लुकात तो अच्छे थे, फिर अमेरिका ने पाकिस्तानियों पर भी पाबंदी क्यों लगाई। तो ये जो जिन 75 ममालिक का जो नाम है इस फहरिस्त में जिनका इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल कर दिया गया उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो किधर गई जनाब वो हमारी नॉमिनेशन जो हमने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया था, तो उसके बाद ट्रंप साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अजीज दोस्तों, ये आपने देखा, ये हामिद मीर है जो बता रहे हैं कि जो अभी अमेरिका ने 75 मुल्कों के ऊपर पाबंदी लगाई उसमें से पाकिस्तान भी शामिल है। हालांकि हमने 2 बार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद शर्म अल शेख इजिप्ट में डोनाल्ड ट्रंप के सामने, दुनिया भर के लीडर बैठे हुए थे, उसके सामने लोग शर्मशार हो रहे थे कि किस तरह ये चापलूसी कर रहा है और बूट चाट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बूट अपनी ज़बान से चाट रहा है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ये सिला दिया। तो अजीज़ दोस्तों, जब आप ज़्यादा चापलूसी पे काम करोगे ना तो डिप्लोमेसी में चापलूसी काम नहीं आती। अजीज़ दोस्तों, ये एंड पे मैं नजम सेठी साहब की भी वीडियो लगा दूं कि इन्होंने कहा कि 2 साल पहले मेरा अमेरिका का वीज़ा एक्सपायर हुआ। याद रहे कि नजम सेठी के पास ग्रीन कार्ड भी होता था और अमेरिका में कई साल रहे भी हैं। नजम सेठी एक अरबपति आदमी है, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब है, इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, और इसकी बीवी जुगनू भी बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, बिलियनर लोग हैं ये। इनका वीज़ा कह रहे हैं कि एक्सपायर हुआ। मैंने फ्रेश वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो मुझसे डिटेल्ड हिस्ट्री मांगी गई कि पिछले 10 साल में आप किस मुल्क में गए थे, कितने दिन रहे, कहाँ कहाँ गए, अमेरिका कितनी दफ़ा आए, कितने ईमेल एड्रेस हैं, वगैरह वगैरह। जब नजम सेठी साहब जैसे आदमी के साथ ये हो रहा है तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानियों की क्या औकात है ये हमें साफ पता चल रहा है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। अच्छा, मुझे आइडिया है, चले आप नहीं, बताएं। आइडिया ये है कि मेरा अमेरिकन वीज़ा कोई 2 साल पहले एक्सपायर कर गया था। मुझे हमेशा 5 साल का विजिट वीज़ा मिलता था, B1 B2। तो मल्टीपल विजिट्स अलाउड होती हैं, 6 महीने से ज़्यादा रह नहीं सकते और आप काम शाम नहीं कर सकते। जी। तो मुझे काफ़ी कॉन्फ्रेंस पे दावत आती थी, मैं जाता था, साल में 2-3 चक्कर लग जाते थे टू अटेंड सम कॉन्फ्रेंस और टू स्पीक एट सम कॉन्फ्रेंस। फिर जब कुछ 2 साल पहले मेरा जब वीज़ा एक्सपायर किया तो मैंने अप्लाई किया फॉर फ्रेश वीज़ा। आपको बताऊं कि उससे जो उन्होंने डिटेल्ड हिस्ट्री मेरे से मांगी अच्छा, कि पिछले 10 साल में आप किस मुल्क गए हैं, कितने दिन रहे हैं, कौन सी डेट्स पे, कैसे अमेरिका कितनी दफ़ा आए हैं, कितनी दफ़ा गए हैं, कितने ईमेल एड्रेसेस हैं आपके, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉज आ गया कि आपकी कोई कन्विक्शन हुई है या नहीं कन्विक्शन हुई, या आप जेल गए हैं या जेल नहीं गए। अच्छा। और
इस किस्म की चीज़ें सवाल पूछना शुरू कर दिया। अच्छा, उनका तो अपना इंटरनल सिस्टम है जो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसके बावजूद ये सवाल हुए? नहीं, उससे पहले ये सवाल हुए हाँ। और मुझे ये कहा कि आपका वीज़ा, मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपका वीज़ा अभी रिजेक्ट हो गया। ये मेरे साथ ही हुआ है। ओहो। तो मुझे कहा कि रिजेक्ट हो गया और जुगनू का वीज़ा उन्होंने दे दिया उसको। अच्छा। 6 माह के बाद जुगनू का वीज़ा उसका आ गया, मेरा वीज़ा नहीं आया। मैंने इंक्वायरी की कि भाई क्या हो गया मेरे वीज़ा को, और जैसे जवाब आया कि रिजेक्शन हुई है, मगर अभी आप उम्मीद ना छोड़े, अभी इसको रिव्यू में हमने डाला हुआ है। वो रिव्यू भी चलती रही, आप यकीन करें 1.5 साल लगा बिफोर द रिव्यू वाज कंप्लीट एंड बिफोर देन वन डे आई वाज इशूड द वीज़ा। तो ये सिचुएशन है, ये नई बात नहीं है, वैसे ही डिलेज हो रही है। जिन लोगों के पास काफ़ी अरसे से मल्टीपल एंट्री B1 B2 वीज़ा से, उनकी भी 2-3 साल से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और आहिस्ता ये दे रहे हैं। तो इट इज़ नॉट कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ही हुआ है, ये पॉलिसी जो थी इट वाज इन द मेकिंग, टेक इट ईजी, और सबकी स्क्रूटनी जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। जैसे ये कैंपेन